नमस्कार और स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम उपस्थित हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर संस्कृत प्रत्यय। और इस क्लास में आज हम लोग बात करेंगे कृत प्रत्यय की, है ना। और देखिए पिछली क्लास में भी हम लोग कृत प्रत्यय पढ़ रहे थे और आज हम लोग जो प्रत्यय पढ़ने वाले हैं कृत प्रत्यय में, उस प्रत्यय का नाम क्या है? तिन प्रत्यय है। ठीक है, तीन प्रत्यय आज हम लोग पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रत्यय है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि तीन प्रत्यय हमारा कैसा प्रत्यय है। तो ये भाववाचक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है बोलिए? भाववाचक प्रत्यय है। ठीक है, भाववाचक का मतलब है कि ये प्रत्यय क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाता है। ये प्रत्यय क्या करता है? ये प्रत्यय क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाता है। ठीक है, तो ये जो कृत प्रत्यय है, और कृत प्रत्यय में हम लोग प्रत्यय कौन सा पढ़ रहे हैं? तीन प्रत्यय। ये तीन प्रत्यय क्रिया से क्या बनाएगा? भाववाचक संज्ञा बनाएगा। ठीक है, तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम लोग तीन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम लोग ये समझ लें, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, है ना। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? वो ये है कि जो तीन प्रत्यय से बने हुए शब्द होते हैं, संज्ञा पद होते हैं, ये सदैव किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? तो ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इनमें जैसे पिछली क्लास में हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जब क्रिया के साथ या धातु के साथ हम लगाते हैं तो उनके द्वारा बने हुए पद तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो हम उदाहरण देखेंगे, ये उदाहरण सदैव हमारे किस लिंग में प्रयुक्त होंगे? स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो तीन प्रत्यय हमारा भाववाचक प्रत्यय है, धातु से जुड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाता है और इसके द्वारा बने हुए संज्ञा पद जो होते हैं ये सदैव क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तीन प्रत्यय होता है इसका शेष क्या रहता है? तो इसका शेष क्या रहता है? ती। इसका शेष क्या रहता है? तो इसका ती शेष रहता है। ठीक है, इसका ती शेष रहता है और ये ती कहीं कहीं पर क्या हो जाता है? टी हो जाता है और कहीं कहीं पर क्या हो जाता है? धी हो जाता है। ठीक है, जब हम तीन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो एक सूत्र हमारा होता है, क्या होता है? लशक को तद्धिते। और लशक को तद्धिते सूत्र जो है, ये लशक को तद्धिते सूत्र क्या करता है? लशक को तद्धिते सूत्र कहता है कि अगर कहीं प्रत्यय में, किसी कृत प्रत्यय में आरंभ में ला हो, शा हो या क्या हो? कावर्ग हो। क्या हो? कावर्ग हो। तो इन वर्णों का इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। ठीक है, लशक तद्धिते सूत्र कहता है कि अगर किसी अतद्धित प्रत्यय में, अतद्धित मतलब वो प्रत्यय जो तद्धित ना हो और जो तद्धित नहीं है वो क्या होंगे? कृत प्रत्यय होंगे। तो अगर कहीं कृत प्रत्यय में आरंभ में ला है, शा है या कावर्ग का कोई वर्ण है तो उन वर्णों का लोप हो जाएगा। तो यहां पर देखिए पहला वर्ण क्या है? का है, इसका लोप हो जाएगा और इसका लोप लशक तद्धिते सूत्र से हो गया। उसके बाद अगला वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण ना है, इसका हो जाएगा हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। और जब इन दोनों वर्णों का लोप हो जाएगा तो शेष क्या रह जाएगा? ती। और ये जो ती शेष रहेगा, ये ती कहीं कहीं पर तो ती ही दिखेगा आपको और ये ती कहीं कहीं पर संधि के नियमों से क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। और इसी ती का कहीं कहीं पर क्या दिखेगा आपको? धी दिखेगा। तो ये पहचान आप याद रखिए, सरल तरीके से पहचानिए आपकी कौन सा प्रत्यय है। तो कैसे पहचानेंगे ये आप याद रखिए कि जहां भी आपको अंत में धी दिख जाए, टी दिख जाए या ती दिख जाए, वहां पर प्रत्यय कौन सा होगा? तीन प्रत्यय होगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें जो तीन प्रत्यय के संदर्भ में थी वो हम लोगों ने समझी।
तिन प्रत्यय हमारा भाववाचक प्रत्यय है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाता है, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है और तिन प्रत्यय के का और ना का लोप होकर के शेष क्या रहता है, ती शेष रहता है। और इस ती को कहीं पर तीही के रूप में हम देखते हैं, कहीं पर टी के रूप में ये दिखाई देता है और कहीं पर ये किस रूप में दिखाई देता है, धी के रूप में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में जैसे गम धातु है और गम धातु का मतलब होता है जाना, और इसके साथ हम प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त कर रहे हैं, तिन प्रत्यय। ठीक है, अब यहां पर गम धातु में क्या होगा, गम धातु के अंत में जो आपको मां दिख रहा है, ये जो आपको मां दिख रहा है, इस मां का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो केवल क्या रह जाएगा, ग बचेगा। और तिन में का और ना का लोप होगा तो केवल शेष क्या रहेगा, ती शेष रहेगा। और इस तरह से हमारा जो उदाहरण बनेगा वो क्या होगा, गति ही। क्या हो जाएगा, गति ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला उदाहरण है हमारा, धातु कौन सी है, मन है। ठीक है, और मन धातु के साथ हम प्रत्यय कौन सा जोड़ रहे हैं, तिन जोड़ रहे हैं। और जब हम तिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए उदाहरण हमारा क्या बनेगा, मति। यहां पर भी देखिए क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, मन में जो ना है इसका लोप हुआ है और यहां पर का और ना का लोप हुआ है तो ती बचा है। और इस तरह से हमारा भाववाचक संज्ञा पद जो बना वो क्या बना, मति ही बना। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। तो जैसे धातु क्या है, मुच। धातु क्या है, मुच धातु है, और मुच धातु के साथ हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं, कौन सा, तिन प्रत्यय जोड़ रहे हैं। मुच धातु होती है मुक्त करने के अर्थ में, छोड़ने के अर्थ में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर कहीं प्रत्यय के अंत में आपको चा दिखाई दे या जा दिखाई दे तो ध्यान रखिएगा, जब प्रत्यय के अंत में चा होता है, जा होता है, तो प्रत्यय का विधान करने पर उस चा और जा के स्थान पर का आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, का आदेश हो जाता है। तो यहां पर देखिए अंत में क्या है, चा है, और इस धातु के साथ जब हम तिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस चा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा और यहां आपका ती शेष रहेगा। तो हमारा उदाहरण क्या बनेगा, उदाहरण क्या बनेगा, मुक्ति। उदाहरण क्या हो जाएगा, मुक्ति। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। जैसे धातु क्या है, भुज धातु है, और प्रत्यय हम क्या लगा रहे हैं, तिन प्रत्यय लगा रहे हैं। ठीक है, तो उदाहरण क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखिए भुज धातु में क्या है, तो भुज धातु में अंत में जा है, और हमने अभी समझा कि जब अंत में चा होता है या जा होता है तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, का आदेश हो जाता है। ठीक है, और इस नियम से ये जो भुज में आपको जा दिख रहा है, ये जा बदलेगा किसमें, का में बदलेगा, और तिन जोड़ेंगे तो उदाहरण क्या बन जाएगा, भुक्ति। क्या बनेगा, भुक्ति। ठीक है, तो भुज धातु से तिन जोड़ा, भुक्ति ही बना, और मुच धातु से तिन जोड़ा तो क्या बना, मुक्ति ही बना। ऐसे ही अगला उदाहरण देखिए। जैसे प्र उपसर्ग है और आप धातु है, और इसके साथ हम प्रत्यय जोड़ेंगे कौन सा, तिन, तो उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, प्राप्ति ही। क्या बनेगा बोलिए, प्राप्ति ही हो जाएगा। ठीक है, प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से हमने प्रत्यय कौन सा जोड़ा, तिन, तो शब्द हमारा क्या बना, प्राप्ति ही। अगला उदाहरण है, लिखा हुआ है जैसे शक धातु है और शक धातु के साथ प्रत्यय कौन सा जोड़ रहे हैं, तिन, तो उदाहरण क्या बनेगा, शक्ति ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये हो जाएगा आपका शक्ति ही। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जितने भी आपके उदाहरण हैं, जितने भी उदाहरण हैं, सबके अंत में पहचान के रूप में हमने बात की थी कि जहां भी अंत में आपको क्या दिखे, ती दिखे, वहां पर हम प्रत्यय क्या लिखेंगे, तिन प्रत्यय लिखेंगे। तो यहां जितने भी उदाहरण आप देख पा रहे हैं, सबके अंत में क्या है, ती है, मति ही है, गति ही है, मुक्ति ही है, भक्ति ही है, नहीं भुक्ति ही है, या प्राप्ति ही है, या शक्ति है। सबके अंत में क्या है, ती है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे धातु हमारी क्या है, तो भज धातु है। क्या धातु है, भज, और भज धातु के साथ हमने प्रत्यय कौन सा जोड़ा, तिन प्रत्यय जोड़ा, तो हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा, भक्ति। क्या बनेगा बोलिए,
भक्ति ही बनेगा। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण आप देख रहे हैं कि सबके अंत में क्या है, ती शेष है। और जहां भी ती शेष होगा वहां हम प्रत्यय कौन सा लिखेंगे, कौन सा प्रत्यय लिखेंगे, बोलिए, तीन प्रत्यय लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की कि तीन प्रत्यय जो है ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाता है, और तीन प्रत्यय के द्वारा बने हुए शब्द जो होते हैं ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब ये भाववाचक संज्ञा है तो इसके रूप भी बनेंगे, शब्द रूप चलेंगे, और शब्द रूप चलेंगे तो किसकी तरह चलेंगे, मत की तरह। जैसे आपने मति के रूप पढ़े होंगे ना, मति मति मतयः, है ना, तो मति की तरह इसके रूप बनेंगे। जितने भी तीन प्रत्ययांत पद होंगे उनके रूप किसकी तरह चलेंगे, मत की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। अभी तक हमने जितने उदाहरण देखे सबके अंत में हमने देखा कि ती शेष रह रहा है। अब देखिए, जैसे एक धातु है हमारी, कौन सी है, दृश्य धातु है। कौन सी धातु है, बोलिए, दृश्य धातु है। और दृश्य धातु के साथ हम प्रत्यय कौन सा जोड़ रहे हैं, तीन प्रत्यय। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या होने वाला है। दृश्य धातु में जो आपको तालव्य दिख रहा है, इस तालव्य का हो जाएगा मूर्धन्य ष, और जब इसका मूर्धन्य ष होगा तो तीन प्रत्यय का शेष क्या रहेगा, ती शेष रहेगा। और इस ती का हो जाएगा ता, जो है इसका मूर्धन्य ष से जब योग होगा तो टा हो जाएगा इष्टुत संधि के अनुसार। तो अब हमारा जो पद बनेगा वो क्या बनेगा, दृष्टि। क्या बनेगा, दृष्टि। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो गया है, ता का टा हो गया है। ऐसे ही अगला उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, धातु हमारी कौन सी है, बुध, और बुध धातु के साथ हमने प्रत्यय कौन सा जोड़ा, तीन प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय जोड़ा, तीन। अब बुध धातु के साथ जब हम तीन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिए यहां पर जो आपका ती शेष रहेगा, आपको पता है ना, अभी अभी हमने बात की कि तीन प्रत्यय के का और ना का लोप हो जाता है, शेष क्या रहता है, ती शेष रहता है। और ये जो ती शेष रहेगा, इस ती को धी आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, धी आदेश हो जाएगा। फिर एक व्यंजन संधि होती है जश्त संधि, जिसका नियम है कि पदांत में अगर झल प्रत्याहार हो और बाद में कोई सघोष व्यंजन हो तो पदांत में झल के स्थान पर जश आदेश होता है। मतलब पदांत का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। तो ये जो धा है, ये धा बदलेगा किसमें, दा में, और ये ता बदलेगा किसमें, धा में। तो ये क्या हो जाएगा, धी हो जाएगा। ये ती जो है ये क्या हो जाएगा, धी हो जाएगा, और इसकी वजह से ये धा बदलेगा किसमें, दा में। और इस तरह से जो हमारा पद बनेगा वो क्या बनेगा, बुद्धि। ठीक है, अब यहां पर बुद्धि में हम देख रहे हैं कि शेष क्या है, धी शेष है। क्या शेष है, तो यहां पर देखिए अंत में क्या शेष है, टी, और यहां पर अंत में क्या शेष है, धी। लेकिन चाहे टी हो या धी हो, दोनों में जब भी प्रत्यय पूछा जाएगा तो हम प्रत्यय कौन सा लिखेंगे, तीन प्रत्यय लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, तीन प्रत्यय लिखेंगे। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगला उदाहरण है हमारा, अगला उदाहरण है हमारा, लिखा हुआ है स्था धातु है, और स्था धातु के साथ हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं कौन सा, तीन। तो क्या बनेगा, स्थिति ही। क्या बनेगा, स्थिति ही बनेगा, है ना, स्थिति ही। अगला देखिए उदाहरण, जैसे लिखा हुआ है ध्री धातु है, और ध्री धातु के साथ हम तीन प्रत्यय का विधान कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, धृति ही बनेगा। ठीक है, जैसे अगला उदाहरण है क्री धातु है और प्रत्यय कौन सा है, क्तिन है, तो शब्द हमारा क्या बनेगा, शब्द हमारा क्या बनेगा, कृति ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कृति ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं वि उपसर्ग है और पत धातु है, और इसके साथ हमने प्रत्यय कौन सा जोड़ा, क्तिन, तो क्या हो जाएगा, विपत्ति ही। क्या हो जाएगा, विपत्ति हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सम उपसर्ग है, और सम उपसर्ग पूर्वक हम पत धातु के साथ तीन प्रत्यय का विधान करते हैं, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, संपत्ति ही। क्या बनेगा, बोलिए, संपत्ति ही। ठीक है, तो ये उदाहरण भी समझ में आ गए होंगे, इनको भी आप लोग लिख लीजिए।
और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा। अब मान लेते हैं आपकी परीक्षा में कोई शब्द आ गया, गद्यांश में कौन सा? उन्नति ही। क्या आ गया? उन्नति ही आ गया। या जैसे क्या आ गया? अवनति ही आ गया। और इसी शब्द को उठा करके प्रश्न बना दिया गया कि बताओ अवनति में और उन्नति में प्रकृति और प्रत्यय क्या है। तो अवनति और उन्नति में प्रकृति और प्रत्यय क्या है ये बताना है। क्या करेंगे हम लोग बताइए? तो बड़ा सरल सा है। देखिए अंत में क्या शेष है। देखिए सबसे पहले अंत में क्या शेष है। यहाँ भी ती है और यहाँ भी ती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर तीन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए उन्नति में हम देखते हैं क्या है, तो उद उपसर्ग है और नम धातु है और प्रत्यय कौन सा है? तीन प्रत्यय है। और उद उपसर्ग पूर्वक नम धातु से तीन प्रत्यय का विधान करने पर शब्द क्या बना? उन्नति बना। ठीक है। ऐसे ही अवनति में क्या है? अव उपसर्ग है और धातु कौन सी है बोलिए? नम धातु है। प्रत्यय कौन सा है? तीन प्रत्यय है। और इस प्रकार से हमारा शब्द क्या बना? अवनति ही। ठीक है। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? और उम्मीद करते हैं कि आपको आज ये प्रत्यय समझ में आ गया होगा। अब अगर इस प्रत्यय से प्रश्न कभी आपके सामने आता है तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है। तो अंत तक इस क्लास को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पुनः मिलेंगे एक नए प्रत्यय के साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रत्यय के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।